पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब उनको पता चला कि उनकी बेटी ने स्टेट टॉप किया है? तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? Like I was rooting for getting at least 98%, but crossing the 99% benchmark was a big deal. तो बाद में 0.4% जो छूटा, आपने 99.6% लाया। 0.4% के लिए कहीं कुछ अफसोस हुआ क्या कि ये कहाँ रह गया? मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम आर्ट्स ली हो, तुमको तो पढ़ना भी नहीं है। हम लोग साइंस लिए। फॉर्चुनेटली AIR 12 आया उसमें, जिसके थ्रू मुझे IIT बॉम्बे के डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है। जोहार, नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले दिनों CBSE ने +2 बोर्ड्स का रिजल्ट जारी किया है। झारखंड में 88% छात्रों ने इसमें सफलता प्राप्त की है और उन्हीं सफल छात्रों में से एक छात्र आज हमारे साथ है और वो कोई आम छात्र नहीं है, वो है स्टेट टॉपर वैष्णवी स्वधा, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज में स्टेट टॉप किया है और 99.6% मार्क्स लाया है। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं वैष्णवी से और जानते हैं कि उनकी सफलता का आखिर मंत्र क्या है। जोहार वैष्णवी। नमस्ते, जोहार सभी को। वैष्णवी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने स्टेट में टॉप किया है और हम सभी का नाम रोशन किया है, रांची वालों का। और आप ये बताइए कि स्टेट टॉप करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। अभी तो थोड़ा टाइम हो गया है, इसलिए अभी तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे 2 दिन पहले जब रिजल्ट आया था तो सिंक इन करने में मुझे बहुत टाइम लगा कि फाइनली ये हो गया, बिकॉज दिस वाज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस फॉर श्योर। तो वर यू नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी स्टेट टॉपर? मतलब मेरा वैसा नहीं था कि स्टेट टॉप करना है, सिटी टॉप करना है। मेरा था कि मुझे 98% के ऊपर चाहिए, क्योंकि मुझे स्कूल में भी 97 लगातार आ ही रहा था हमेशा से। तो आई वाज रूटिंग फॉर गेटिंग एटलीस्ट 98%, बट क्रॉसिंग द 99% बेंचमार्क वाज अ बिग डील। तो बाद में 0.4% जो छूटा, आपने 99.6% लाया। 0.4% के लिए कहीं कुछ अफसोस हुआ क्या कि ये कहाँ रह गया? बिल्कुल नहीं। आई एम एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड विद जो भी, और थोड़ा स्कोप रहना चाहिए बाद में आगे उसको कवर अप करेंगे और आगे निकलने के लिए। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब उनको पता चला कि उनकी बेटी ने स्टेट टॉप किया है? तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। स्टेट टॉपर बनने का तो हमें नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में जब लिस्ट निकला फाइनली, तब कंफर्म हुआ कि स्टेट टॉप हो चुका है। बट जब मार्क्स आया था तो उस टाइम पापा घर पे नहीं थे, पापा मंदिर में थे उस टाइम कोइंसिडेंटली, और मम्मा मेरे साथ थी। मम्मा और मैं बैठ के जल्दी से अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे, और जैसे परसेंटेज फाइनली जब कैलकुलेट किए तो फिर मम्मा के आंख में पानी, तुरंत पापा को फोन गया, पापा के आंख में पानी, टीचर्स को फोन गया, टीचर्स भी इमोशनल। बहुत अच्छा था। डेफिनेटली ऐसा सिचुएशन रहा होगा, कोई भी इमोशनल हो जाएगा उसमें। और इस तरह का रिजल्ट ना आई एम श्योर कि बहुतों के लिए इंस्पिरेशनल होगा कि ये मार्क्स भी हम ला सकते हैं। अब ये बताइए कि इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? खुद को, पेरेंट्स को, स्कूल को? ये किसी एक आदमी की मेहनत का नतीजा नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का जितना सपोर्ट रहा है, मैं उसके बारे में जितना बोलूं कम है। पेरेंट्स ने सबसे पहले जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे प्रोवाइड किया, मुझे ह्यूमैनिटीज लेने के लिए इंस्पायर किया कि तुम ये स्ट्रीम लो, पढ़ो। मेरे डिसीजन को अपना डिसीजन माना, कभी भी मार्क्स के लिए मुझे प्रेशराइज नहीं किया। जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना, उनको मुझ पे विश्वास था। कभी भी किसी भी चीज के लिए रोक टोक नहीं की, मोबाइल मत देखो, बाहर मत जाओ, तुम सब करो, बस अच्छे से पढ़ो। एक गिल्ट नहीं रहना चाहिए एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कि काश पढ़ लिए होते तो ये आंसर कर लेते। एफर्ट जरूर लगा। एंड टीचर्स ऑफ कोर्स, उनको तो मैं रात 10 बजे 11 बजे भी फोन करके अगर मैं डाउट पूछूं, मुझे एग्जाम के एक रात पहले तक मुझे टीचर्स ने फोन करके मुझे मेरे डाउट्स सॉल्व किए हैं। माय गॉड, दैट्स सो गुड। एंड मेरे टीचर्स मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स जैसे थे। अगर मुझे कभी ऐसा मोमेंट आया मेरे जर्नी में जब मुझे लगा कि अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, या मैं हार मानने वाली होती थी, तो भी मैं अगर अपने टीचर्स को कॉल करूं, अगर मैं फोन पे रोने भी लग जाऊं कि मैम अब नहीं हो रहा है, तो भी वो लोग मुझे इंस्पायर करते थे। उनसे मैं कुछ भी शेयर कर सकती थी। तो मतलब टीचर्स का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल है, और पेरेंट्स का तो है ही बिल्कुल। आपने बताया कि उन्होंने इंस्पायर किया आपको, मतलब ह्यूमैनिटीज लेने के लिए आफ्टर क्लास 10th। आमतौर पे ना हम लोग मानते हैं कि जिसने आर्ट्स लिया है,
हम आर्ट्स इसलिए बोल रहे हैं कि लोग आर्ट्स ज़्यादा समझते हैं। तो जिसने आर्ट्स लिया है वो 10th में जैसे तैसे पास किया होगा शायद। आपका 10th में क्या मार्क्स आया था, कैसा किया था आपने? मैंने 10th ICSE बोर्ड से किया था और मुझे एग्जैक्टली 99% आए थे 10th में। उसमें भी 99%? जी। फिर भी आपने आर्ट्स लिया? जी। और आपके पेरेंट्स ने कभी प्रेशर नहीं दिया कि बेटा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? कभी नहीं। इनफैक्ट अगर मैं सच बताऊं तो जब मैं 10th में थी, मतलब मैं सितंबर तक, मार्च में बोर्ड्स था, सितंबर तक आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि मुझे PCB लेना चाहिए। एग्जाम तो मुझे जो मन है मैं वही दूंगी, मैं नीट नहीं दूंगी, आई वॉज श्योर। बट मैं PCB इसलिए लेना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम आर्ट्स ली हो, तुमको तो पढ़ना भी नहीं है, हम लोग साइंस लिए हैं। मुझे मतलब पीयर प्रेशर के चक्कर में बैक ऑफ द माइंड में था। बट मेरे पेरेंट्स का था कि तुमको जो करना है करो, साइंस इसलिए मत लो कि दूसरे चाहते हैं या दूसरों के दिमाग में साइंस के लिए एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उस चक्कर में मत लो। तुमको जो करना है, जो तुम्हारे करियर के लिए अच्छा है, तुम वो करो। एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि साइंस एंड कॉमर्स पढ़ के मैं मार्क्स जरूर ले आऊंगी। लेकिन साइंस एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को में मेरा इतना एप्टीट्यूड नहीं है, तो शायद मैं बहुत ज्यादा उसे करियर में आगे ना जा पाऊं या उसको एज अ करियर में नहीं सोच पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ के तो मार्क्स ले आती हूँ, बट पढ़ के मार्क्स ले आना इज नॉट वेयर यू विल बी मेकिंग योर करियर। तो मतलब डॉक्टर और इंजीनियर तो नहीं बनना नहीं था, तो श्योर था। क्योंकि ना आई एम श्योर ये आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन रहा होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि सोसाइटी ये प्रेशर देता है बिल्कुल कि अगर क्यों नहीं लिया बच्चे ने साइंस, ये उनसे जरूर पूछा जाता होगा कि जब इतना मार्क्स आया तो क्यों नहीं लिया उसने साइंस। मेरे पेरेंट्स को इतना ज्यादा सुनना पड़ा है, लोगों के ताने, लोगों ने इतना कुछ बोला कि क्यों दिलवा रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल था उनके लिए। उन्होंने ये बात मुझ तक पहुंचने नहीं दी। मुझे मेरे दोस्त बोलते थे कभी कभी, लाइक सो कॉल्ड फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स, जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते थे वो जरूर क्वेश्चन उठाते थे कि तुम क्यों ली। बट जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको किसने क्या बोला वो मुझ तक कभी नहीं पहुंचने दिया, बट पता चल जाता था मुझे भी लोगों को देख के। मतलब मैं तो इसमें सारा क्रेडिट पेरेंट्स को पूरा, मैं खुद, क्योंकि जब आप शायद अभी बच्चे हैं, आप बड़े होंगे ना, तब आपको ये प्रेशर समझ आएगा। समाज का जो दबाव पड़ता है ना, उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है, और उन्होंने वो झेल के आपको वो करने दिया जो आपकी इच्छा थी जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये तो हुआ, आपने क्या किया, आगे क्या सोच रही हैं आप? अभी मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था जनवरी में, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, जो IIT बॉम्बे कंडक्ट कराता है। थ्रू दिस एग्जाम आपको कुछ सर्टेन IITs हैं जो डिजाइन के बैचलर्स के कोर्स कराते हैं। अच्छा। उनके डिजाइन डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलता है। एंड मुझे फॉर्चुनेटली AIR 12 आया उसमें, जिसके थ्रू मुझे IIT बॉम्बे के डिजाइन डिपार्टमेंट में प्रोविजनल एडमिशन मिल चुका है। मैं एक बार आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार फिर से बताइए लोगों को कि ये कैसे होता है, क्योंकि बहुतों को ना ये पता भी नहीं होगा। आमतौर पे +2 के बाद भी लोग, मतलब 10th के बाद लोग IIT जानते तो हैं, बट IIT में ये भी होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा। और आप तो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि आपने 10th में 99% लाया, 12th में 99.6% लाया, और फिर आप ये कर रहे हैं, और उसमें भी आपने ऑल इंडिया 12 रैंक लाया। दैट इज अमेजिंग। मतलब ये लोगों को जानना चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस ही लीजिए, डॉक्टर इंजीनियर ही बनिए, बहुत सारा स्कोप है। एंड वैष्णवी एक ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने उसके। तो कब जा रहे हैं फिर आप IIT? IIT मेरा जुलाई लास्ट वीक में, अभी डेट नहीं आया है, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेंड्स वो जुलाई लास्ट वीक में ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है। बोर्ड्स में ना जो अच्छा करते हैं उनसे एक कॉमन क्वेश्चन होता है, वही कॉमन क्वेश्चन आपसे भी पूछ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ते थे आप? मेरा घंटे का कोई लिमिट नहीं था। मेरा बस एक मोटिव था कि मुझे NCERT से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सैंपल पेपर्स अगर छूट भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, NCERT का एक भी लाइन मिस नहीं होना चाहिए। मुझे NCERT से बहुत थरली खुद को अक्वेंटेड रखना है, एंड तक दिमाग में NCERT के कॉन्सेप्ट्स रखने हैं। इसलिए जितनी बार मैं सिलेबस वाले बुक्स पढ़ूं उतना अच्छा है। तो मेरा इतना था कि
टाइम बाउंड नहीं करती थी। किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ी तो किसी दिन ऐसा भी हुआ कि कहीं बाहर जाना है या तबीयत नहीं ठीक है या मैं थक चुकी हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है, मतलब अब नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। वैसे भी दिन आए हैं जब तक मन कर रहा है आप अच्छे से पढ़ते थे, और ऐसा नहीं कि एक रूटीन है कि 8 घंटे 10 घंटे पढ़ेंगे। बस इतना था कि सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कुछ सैक्रिफाइस किया, जैसे कई लोग कहते हैं कि मैंने पढ़ाई के लिए ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, आपने कुछ किया ऐसा? मुझे नहीं लगता है कि ये सैक्रिफाइस मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया के कोई भी चैनल को, लाइक सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल नहीं किया था अंटिल मेरे एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर हो गए एंड बोर्ड्स खत्म हो गए। मेरे बोर्ड्स 1 अप्रैल को खत्म हुए और उसी शाम मैंने इंस्टा अकाउंट बनाया अपना। अच्छा। तो आई हैड कमिटेड इट टू माई सेल्फ कि अगर मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब मैं इंस्टा फेसबुक सब डाउनलोड कर लूंगी। बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को आइसोलेट की थी। मैं यूट्यूब पे रहती थी, मैं व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहती थी, मेरे फ्रेंड्स के भी डाउट्स आते थे तो आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स टू रिप्लाई, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन रहती थी, क्योंकि वहां पे डाउट्स सारे सब कुछ। अगर कोई डाउट पूछ रहा है तो यू यूज्ड टू रिप्लाई देम। हाँ, बट सोशल मीडिया से फिर भी थोड़ा दूर। सो डू यू बिलीव दैट इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स? नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। मैंने इसलिए किया कि मुझे पता है कि मेरी बाउंड्रीज कितनी है, मुझे पता है कि मेरा अटेंशन स्पैन कितना है। क्या मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी अगर अचानक से मैं अभी इंस्टॉल कर लेती हूँ? और मुझे था कि जब इतने साल से अगर मैं, मेरे फ्रेंड्स तो 8-9 से अपना इंस्टा अकाउंट बनाए हुए हैं, अगर मैं इतना 4 साल रुक गई, 2 महीना रुक जाऊंगी तो कोई हार्म नहीं है, क्योंकि पता था कि अचानक से आएगा तो मुझे बहुत फैसिनेट करेगा। इतने सारे फ्रेंड्स, कौन फॉलो कर रहा है, कौन लाइक कर रहा है, ये रहेगा और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगा 2 महीने की बात है, रुक जाते हैं, उसके बाद कर लेंगे इंस्टॉल। तो फिर कैसा लगा, लोगों को कैसा लगा कि हाँ वैष्णवी अब सोशल मीडिया पे है? कोई रिएक्शन था? मुझे सबसे पहले मैंने जैसे इंस्टॉल किया तो आपको अकाउंट के रिकमेंडेशंस आने लगते हैं ना कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में इनको फॉलो करें। मैंने जैसे सबको फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, वैष्णवी तुम आ गई, हो गया तुम्हारा एग्जाम, तुम आ गई, रियली रियली हैप्पी। अगले साल जो बोर्ड्स दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए ताकि वो आपकी तरह कर सकें अपने एग्जाम्स में? मेरा मानना है कि मैं केवल ये 12th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बोलूँगी, मैं 11th वालों के लिए भी सेम चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ साल भर पढ़ाई करें। लास्ट के 1 महीने के में आपको बस रिविजन करना है, नए सिरे से कुछ स्टार्ट नहीं करना है। हर स्कूल में बहुत एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली डीपीएस में मैं पढ़ती थी, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही, लाइक मंडे टेस्ट हो रहा है, हर मंडे एक अलग सब्जेक्ट का एग्जाम है, कभी सरप्राइज टेस्ट हो गए, क्वालिफाइंग एग्जाम है, हाफ ईयरली है, 2 प्री बोर्ड्स है, बहुत स्कूल में 3 प्री बोर्ड्स होते हैं। हर एक एग्जाम में आपको पता है कि आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स से आपका ना बोर्ड्स का मार्क्स मैटर नहीं करने वाला है, लाइक उसमें इफेक्ट नहीं होने वाला है। आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में कितना आ रहा है वो आपके फ्यूचर को नहीं डिटरमाइन करेगा। बट सो जस्ट दैट कि आपको बोर्ड्स के पहले प्रेशर ना पड़े, आपको जितने भी स्कूल में एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, अगर वो यूनिट टेस्ट भी है तो और आपको एक ही चैप्टर आने वाला, आपको पता है, प्लीज कंप्लीट उस चैप्टर को उसी टाइम और पूरा सिलेबस पढ़कर ही सारा एग्जाम दीजिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे 2-3 बार आपको ऑलरेडी रिवाइज हो चुका होगा पूरा सिलेबस, एंड लास्ट के 1 महीने में आपको बस रिवाइज करना बच जाएगा, कुछ नए सिरे से नहीं पढ़ना होगा। और ये मैं 11th वालों को स्पेशली बोलूंगी, इसलिए क्योंकि मुझे पता है 11th का सिलेबस 12th के बोर्ड्स में अब नहीं आता है, लेकिन अगर आप 11th से इस प्रैक्टिस को अपना लेंगे तो 12th में आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई बहुत नया काम करने जा रहे हैं, कि मतलब सारा में, अगर आप 11th, ठीक है 11th में जनरली लोग रिलैक्स रहते हैं, रीजन बीइंग कि 10th में अभी जस्ट बोर्ड्स देकर आए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को रखिएगा ना तो 12th में आपको ये नहीं लगेगा कि आप नए सिरे से कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी वो आदत में ढल जाएगा, आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे उस स्टाइल में पढ़ने के लिए। इसलिए प्लीज 11th से ये आदत बना ले, और जो 12th में है प्लीज इसको फॉलो करें। ये तो रूटीन की बात हो गई। एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को लेके आप क्या कहेंगी? जब हम 11th-12th में जा रहे हैं तो बच्चों को क्या उसमें पार्ट लेना चाहिए, या कुछ बच्चों के हॉबीज होते हैं बहुत तरह के, और कई जगह पे उन्हें रोका जाता है कि नहीं 2 साल रुक जाओ, पहले ये कर दो, एग्जाम दे दो, उसके बाद सोचना। उस पर व्हाट्स योर व्यू अबाउट इट? मैं अगर पर्सनल लेवल पे बताऊं तो मैंने 11th में बहुत प्रोग्राम्स किए स्कूल में। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक है, तो मैं एंकरिंग करती थी, बहुत डिफरेंट शोज मेरे स्कूल में हुए, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग कि वो मेरी पढ़ाई को हैम्पर कर रहा है। रीजन बीइंग कि मेरे स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी एकेडमिक्स को, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग।
आपको दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाता है. बट आई न्यू एट अ पर्सनल लेवल कि इस टाइम पे मल्टीटास्किंग नहीं हो पाएगी. आई नीड टू शिफ्ट माई फोकस टू माई स्टडीज, स्पेशली बिकॉज जिस एंट्रेंस एग्जाम की मैं तैयारी कर रही थी उसका सिलेबस एंड बोर्ड्स का सिलेबस 180 डिग्री अपोजिट है. अच्छा. कोई आपस में तालमेल ही नहीं है. दोनों सब्जेक्ट्स का. तो मुझे दो अलग अलग चीजें एक टाइम पे पढ़नी है और एक साथ करनी है. एंड आई वाज प्रीटी श्योर मुझे ड्रॉप ईयर नहीं लेना है, क्योंकि मैं खुद में मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाता. मुझे सोसाइटी का नहीं है, मुझे मेरा खुद में कॉन्फिडेंस गिर जाता. बिल्कुल. तो मुझे था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ निकालना भी है और मैं स्कूल के भी मार्क्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाती थी. तो दोनों को साथ में लेके चलना था. तो मुझे लगा एक बार के लिए कि 12th में मैंने खुद को रेस्ट्रिक्ट किया. मुझे बहुत टीचर्स ने भी बोला पार्टिसिपेट करने के लिए, पर मैंने नहीं किया. बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे who continued to do that and they still cleared their competitive exams. So आप खुद के लिमिट्स को पहचानिए, एक दूसरे की स्ट्रैटेजी मत देखिए. आपको लगता है कि आपका कोचिंग का सिलेबस, आपका स्कूल का सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब साथ में मैनेज हो जाएगा? अगर हाँ, देन प्लीज गो फॉरवर्ड, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ही हेल्प करता है. क्योंकि मैंने 11th में ऑलरेडी 5-6 प्रोग्राम कर लिए थे, तो मुझे लगा मेरा हो गया है इस साल का कोटा पूरा. मैंने अगले साल का भी लगता है काम इसी साल कर लिया, क्योंकि इतने प्रोग्राम्स मैंने एक साल में पहले किसी क्लास में नहीं किए थे. तो अब 11th हो गया है, अब 12th पे थोड़ा फोकस कर लेते, क्योंकि बोर्ड्स तो है ही, साथ में कॉम्पिटिटिव है, विच वॉज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, कि कॉलेज मिल जाए पहले, वो ज्यादा जरूरी है. तो मतलब सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. ये तो आदमी सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, पास्ट के लिए भी कई बार अपने को एनालाइज करता है कि क्या क्या गलतियां की, और फ्यूचर के लिए भी करता है कि हम क्या कर सकते हैं. आप बैचलर इन डिजाइनिंग करने जा रही हैं, उसके बाद आपने कुछ सोचा है अपने लिए कि क्या करेंगे? नहीं, अभी मैं वन स्टेप एट अ टाइम, ज्यादा दूर का सोच के ज्यादा स्ट्रेस ही होता है. By any chance do you have UPSC in your mind? अभी तक तो नहीं, बट उसके लिए पहले ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा. चलिए, मतलब ना भी नहीं है, हाँ भी नहीं है. नेवर से नेवर. ऐसा तो होगा नहीं कि बीइंग अ स्टूडेंट कभी प्रेशर नहीं आया होगा? बिल्कुल नहीं. ऐसे इतने ज्यादा इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ. प्रेशर आया बहुत. ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं रहा जहां मुझे प्रेशर नहीं आया. तो ये +2 के एग्जाम के दौरान भी कभी प्रेशर आया? बिल्कुल आया. ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते थे जब मुझे लगता था कि यार, मतलब सैचुरेट हो जाता है ना आदमी, एक ही चीज बार बार पढ़ रहा है, कितना पढ़े और कितना टाइम, एग्जाम खत्म ही नहीं हो रहा है. कैसे हैंडल करते थे? मेरे दिमाग में बस एक चीज रहती थी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एंड आई नीड टू गिव देम बैक. आई नीड टू गिव माई बेस्ट एटलीस्ट, बिकॉज दैट इज वॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि मैं अपना अच्छा दूं. मुझे भी गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी कोशिश नहीं की. एंड ऑल्सो आई एम नॉट द ओनली पर्सन जो इस सिचुएशन में. जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं सब इसी सिचुएशन में. बहुतों के तो एंट्रेंस एग्जाम होने बचे हुए, मेरे तो लकीली रिजल्ट्स भी आ चुके थे बोर्ड्स के पहले. बहुतों के तो अभी भी चल रहे हैं एंट्रेंस. तो हर 12th के स्टूडेंट के साथ ये चीज होती ही होती है. आपको प्रेशर हैंडल करना ही पड़ेगा, और आगे लाइफ में प्रेशर और बढ़ेंगे ही. एंड इनफैक्ट ना मैं पहली स्टूडेंट हूं जो प्रेशर हैंडल कर रही है, ना ऐसा नहीं कि मैं पहली हूं, मेरे पहले भी लोग थे, मेरे बाद भी लोग आएंगे. सब कर लेते हैं, हम भी कर लेंगे. इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर. इसलिए प्लीज बीच में कभी गिव अप मत करिएगा, बहुत रिग्रेट होता है. तो मतलब प्रेशर हैंडल करने का मंत्र यही है क्या कि गिव अप नहीं करना है? गिव अप मत करिए, जस्ट होल्ड ऑन. होल्ड ऑन, हो जाएगा. ये समय भी बीत जाएगा और अच्छे से बीतेगा. एंड प्लीज रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं, सब उसी नैया पे सवार हैं. जब सबके साथ अच्छा होता है, आपके साथ भी अच्छा होगा. अच्छा, एक बस ये लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा. हम लोग जनरली जब बातें करते हैं ना, तो जो अच्छा करते हैं उनकी बातें होती है. वुड यू लाइक टू कन्वे सम मैसेज टू स्टूडेंट्स जिन्होंने शायद अच्छा नहीं किया एग्जाम में, और उनको कुछ कहना चाहेंगे आप क्या, कि हाउ शुड दे हैंडल द सिचुएशन नाउ? मुझे पता है अभी मैं कुछ भी बोलूंगी अगर इस मामले में, तो मुझे बहुत लोग ये बोलेंगे तुम्हारा मार्क्स आ गया है इसलिए तुम बोल रही हो, तुम हमारी सिचुएशन को नहीं समझ पा रही हो, क्योंकि ऐसे कमेंट्स मुझे मिले हुए हैं पहले. लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आज मुझे मार्क्स आया है तो ऐसा नहीं है कि मुझे कभी ऐसे सिचुएशन नहीं आए जब मुझे लगा कि मेरा एकेडमिक डाउनफॉल, जैसे आज के टाइम पे बहुत एक पॉपुलर टर्म है, कि मेरा एकेडमिक डाउनफॉल ना हुआ हो. ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए जब मैं भी जो मार्क्स एक्सपेक्ट करती थी मुझे नहीं मिला, बहुत कम मिला उससे. बट क्या मेरी लाइफ वहां एंड हो गई? नहीं. मैं आगे क्लास में गई, मैं पढ़ी, फिर एग्जाम दिया, फिर खराब हुआ मार्क्स तो कभी अच्छा भी तो हुआ.
और ऐसा नहीं है कि 10th 12th में जो मार्क्स आ गया उसके बेसिस पे आपका करियर बन जाएगा। आज मुझे ये मार्क्स मिला है, ये 4 दिन की चांदनी है। अभी मुझे सब पूछ रहे हैं मार्क्स, कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे। मुझे मैं खुद ये बॉदर नहीं करूंगी ये चीज याद रखना कि मुझे इतना परसेंटेज आया, नहीं तो फिर मैं आगे का फोकस नहीं कर पाऊंगी। वेरी ट्रू। एक बार आप कॉलेज में चले गए, एक बार आप प्रोफेशनल लाइन में घुस गए, वहां आप कितना स्किल्स डेवलप करते हैं, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड को किस तरीके से हैंडल करते हैं, अल्टीमेटली वही मैटर करेगा। कुछ कॉलेजेस में परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंट से ऊपर आना चाहिए, बट वो कॉलेज इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ना। आपको अल्टीमेटली कॉलेज से भी ज्यादा आपका पर्सनल स्किल है जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में करियर मतलब सक्सेसफुल बनाएगा, और जो वहां सक्सेसफुल हो गया उसके इन मार्क्स को कोई भी नहीं पूछने वाला है। और हम लोग ऐसे बहुत केसेस देखते हैं कि जो लोग 10th एंड 12th में अच्छा नहीं किए, वो लाइफ में अल्टीमेटली इतने सक्सेसफुल हो गए कि आज कोई भी उनसे उनके स्कूल लाइफ के बारे में नहीं पूछता है, सब इतना पूछता है कि आप सक्सेसफुल कैसे हो। तो प्लीज फोकस ऑन द बिगर गोल। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट उपाय भी नहीं है। चलिए वैष्णवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, वो भी कुछ ना कुछ प्रेरणा तो उन्हें ज़रूर मिलेगी इस वीडियो को देखकर। दोनों को, जो अच्छा करते हैं उन्हें भी, कि अपने पसंद का लाइन चुनो, और जिन्होंने शायद अच्छा नहीं किया उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि ठीक है, ये अंत नहीं है, हमें आगे जाकर कुछ और अच्छा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए।